तमिलनाडु के लिए आज का दिन काफी अहम है। तमिलनाडु को आज उसका 9वां मुख्यमंत्री मिल गया है। टीवीके चीफ सी जोसेफ विजय सीएम के तौर पर शपथ ले चुके हैं और तमिलनाडु में नए मुख्यमंत्री के रूप में थलापति की शपथ ग्रहण को लेकर चेन्नई में जबरदस्त उत्साह दिखा। थलापति के शपथ ग्रहण में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मौजूद थे। विजय की शपथ से पहले सड़कों पर नेहरू स्टेडियम के बाहर, जहां विजय शपथ लेने वाले थे, प्रशंसकों का सैलाब नजर आया। 59 साल बाद पहली बार तमिलनाडु में डीएमके एआईएडीएमके सरकार बन गई है और राज्य की दो प्रमुख द्रविड़ पार्टी डीएमके और एआईएडीएमके के लगभग 6 दशकों से चली आ रही बारी बारी के शासन का अब अंत हो चुका है। उनके साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिसमें टीवीके के कुछ वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। विजय गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे, जिसमें कांग्रेस एक सहयोगी के रूप में शामिल होगी। शपथ ग्रहण के बाद विजय खुद मंच से सेल्फी लेते भी नजर आए। सीएम बनते ही थलापति विजय एक्शन में है। तमिलनाडु के सीएम विजय ने 3 बड़े फैसले भी लिए। तमिलनाडु में 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। महिलाओं के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनेगी। नशीली दवाओं से निपटने के लिए एसटीएफ का गठन किया जाएगा। और जैसे ही शपथ ग्रहण पूरा हुआ, टीवीके के समर्थकों ने खुशी का इजहार करते हुए मिठाइयां बांटी और जमकर जश्न मनाया। समर्थकों ने विजय की शपथ के बाद बसों, ऑटो, सड़कों पर लड्डू बांटे, सड़कों पर आतिशबाजी की। ये मौका सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि समर्थकों के लिए भावनाओं से भरा यादगार पल बन गया। असम में बीजेपी ने नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगा दी है। हिमंता बिस्वा शर्मा को सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल और एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। 12 मई को असम में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पर्यवेक्षक बनाया था। इसके लिए असम बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें औपचारिक रूप से नेता का चुनाव किया गया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने 6 मई को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। फिलहाल वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब नई सरकार के गठन के साथ वो लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। असम की 126 सीटों में 82 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि उसके सहयोगी दलों असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 10-10 सीटें हासिल की हैं और इस तरह कुल 102 सीटों के साथ एनडीए ने 2/3 बहुमत हासिल किया है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। कैबिनेट में 8 नए मंत्रियों को शामिल किया गया, जिनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम लोक भवन में हुआ। इसमें 6 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हुए। तो वहीं 2 राज्य मंत्रियों का प्रमोशन किया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन ने इन मंत्रियों को शपथ दिलाई। योगी कैबिनेट में भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। तो वहीं कैलाश राजपूत स्वतंत्र प्रभाग के राज्य मंत्री बनाए गए हैं। सुरेंद्र दिलेर, कृष्णा पासवान, सोमेंद्र तोमर, अजीत पाल को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कुल 54 मंत्री थे। राज्य में अधिकतम 60 मंत्री बन सकते हैं और ऐसे में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए 6 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। अब योगी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या अधिकतम तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 8 महीने ही बाकी हैं। और इसे देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर होल्ड किए गए अभ्यर्थियों की, जो नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनको नियुक्ति नहीं मिली है। राजधानी भोपाल में ओबीसी होल्ड अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और छात्रों का कहना है कि परीक्षा देने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिली है और कोर्ट का नाम लेकर गुमराह किया जा रहा है। छात्रों ने ओबीसी आरक्षण को अनहोल्ड करने की भी मांग की है। भीषण गर्मी में अंबेडकर पार्क में छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया है। क्या नौबत आन पड़ी आपको कि राजधानी भोपाल आपको 42-43 डिग्री टेम्परेचर में आना पड़ा? क्या मजबूरी है और क्या आपकी सुनवाई नहीं हो रही अभी तक? देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि विगत 7 वर्षों से
जानबूझकर बीजेपी सरकार ओबीसी आरक्षण को कोर्ट के नाम पर गुमराह कर रही है, जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि आप अपना कानून क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नरसिम्हा जी ने खुद बोला था क्यों ना हम अंतरिम राहत देके सभी पिटीशनें हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दें। वहां पर सरकार का जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी हैं, उन्होंने ओबीसी आरक्षण का अपोज किया। तो इस प्रकार जानबूझकर सरकार विरोध कर रही है। राजनीतिक दलों के बीच में कहीं ना कहीं आप लोगों के अधिकार का हनन हो रहा है। जी बिल्कुल, अधिकार का हनन हो रहा है। जिस प्रकार से ये राजनीतिक पार्टियां अपने अपने लाभ के लिए जनता को बेवकूफ बना रही हैं, इससे हम लोगों का भविष्य। और मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा के हालात और नीति आयोग की रिपोर्ट ने सियासी पारे को गरमा दिया है। कांग्रेस ने जहां सरकार को शिक्षा विरोधी करार देते हुए श्वेत पत्र की मांग की है, तो वहीं बीजेपी ने दावों को सिरे से खारिज करते हुए शिक्षा में सुधार का दावा किया। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा में ड्रॉप आउट के मामले में देश के सबसे खराब राज्यों में शामिल है। उन्होंने स्कूलों के विलय और अतिथि शिक्षकों की निर्भरता पर श्वेत पत्र मांगा। पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि ड्रॉप आउट दर में लगातार कमी आ रही है और आज सरकारी स्कूलों में एडमिशन मिलना भी मुश्किल हो रहा है। एमपी में स्कूल शिक्षा के हालात और नीति आयोग की रिपोर्ट ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया में मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा की 2 तस्वीरें सामने आई हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 1 दशक में प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 10.14% से घटाकर 0 हो गई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या बच्चों को 12वीं तक स्कूल में बनाए रखने की है, क्योंकि 100 में से 17 बच्चे 10वीं से पहले पढ़ाई छोड़ रहे हैं। 10वीं के बाद 31% बच्चे 11वीं तक नहीं पहुंच पा रहे। सरकारी स्कूलों में कुल 52,019 पद खाली हैं। इनमें 47,122 पद सिर्फ प्रारंभिक स्तर के हैं। प्रदेश में 7,217 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे हैं। इन स्कूलों में 2.29 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में एमपी में सियासी पारा गर्म है। कांग्रेस ने जहां सरकार को शिक्षा विरोधी करार देते हुए श्वेत पत्र की मांग की, तो वहीं बीजेपी ने दावों को सिरे से खारिज कर दिया और शिक्षा में सुधार का दावा किया। बीजेपी का कहना है कि सरकार ड्रॉप आउट दर में लगातार कमी ला रही है और आज सरकारी स्कूलों में एडमिशन मिलना भी मुश्किल हो रहा है। नीति आयोग की भारत की शिक्षा दुरावस्था पर जारी ताजा रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश की पोल खोल दी है। हालात ये है कि बच्चों की जो लाखों की तादाद में बच्चे साला त्यागी बन रहे हैं और उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्हें से मांग करते हैं कि इस रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार तत्काल जो साला त्यागी बच्चे हैं उनके ऊपर श्वेत पत्र जारी करे। लगातार मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को जो तदर्थवाद में झोंका जा रहा है और अति शिक्षकों के भरोसे छोड़ दिया गया है, उसमें नियमित शिक्षकों की तत्काल भर्ती की शुरुआत। तीसरी चीज, जो एक पुनर्वास अभियान चलाया जाए इन बच्चों का, उनकी जो है निरंतर परिवहन की व्यवस्था और स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाए। मध्य प्रदेश में एक समय था जब ड्रॉप आउट्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। हम देश में बहुत कह सकते हैं अग्रिम पंक्ति में खड़े थे। धीरे धीरे स्कूल शिक्षा में इतना अच्छा काम हुआ है, खासतौर से आपने जो अभी सांदीपनि विद्यालय और ये सब देखे, इनमें एडमिशन नहीं मिल रही, ये स्थिति है। तो ड्रॉप आउट तो हमारा बहुत कम हुआ है और इसको आप यदि डिफरेंट सेक्शंस में देखेंगे, इसका बार चार्ट बनाएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि हम शनय धीरे धीरे न्यूनतम स्तर की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, अभी भी कुछ पॉकेट्स में हैं और वो स्पोरेडिक नहीं है, मतलब वो लोकली है, वो पूरा सब जगह पूरे सभी जिलों में व्याप्त नहीं है। कुछ जगह पर जहां पर माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, गरीबी है, ट्राइबल एरिया है, वहां जरूर है, पर सरकार का उस पर ध्यान है। नीति आयोग की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा की 2 बड़ी कमजोरियां सामने आई। पहली बड़ी, कक्षाओं का पहुंचते पहुंचते बच्चों की सीखने की क्षमता घट रही है। दूसरी, शिक्षकों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग को इस पर काम करने की जरूरत है ताकि बच्चे को बेहतर शिक्षा मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।